तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। सबसे पहले देश दुनिया का हाल कि वहां कोरोना की क्या स्थिति रही और उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। अपने देश में आज की तारीख में अब तक मतलब 9:32 तक, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। 9:32 तक 1268 नए मामले आए कोरोना पॉजिटिव के और 50 लोगों की मौत हुई। इस तरह से अपने देश में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27,551 पहुंच गई और मरने वालों की संख्या 875। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 440 नए मामले आए और महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,068 हो गई है और यहाँ कोरोना पॉजिटिव से मरने वाले लोगों की संख्या 342 पहुंच गई है। गुजरात में 230 नए मामले आए और यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,301 हो गई और कोरोना से गुजरात में अब तक 151 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के अभी अपडेट हमें मिला नहीं है। राजस्थान में 69 नए मामले आए, मध्य प्रदेश में 145 नए मामले आए, तमिलनाडु में 64, उत्तर प्रदेश में 80, आंध्र प्रदेश में 81, तेलंगाना में 11 और तेलंगाना में अब संख्या 1,001 हो गई है। बंगाल में 40 नए मामले आए, यहाँ कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 611 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में 29 नए मामले आए, कर्नाटक में 3, केरल में 11, पंजाब में 6, हरियाणा में 9, बिहार में 23 और झारखंड में 15 नए मामले आए और झारखंड में अब कुल मिलाकर के संख्या 82 पहुंच गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 274 है। झारखंड में आज जो 15 मामले आए उसमें से 2 केसेस गढ़वा जिले के हैं और बाकी 13 रांची से हैं। अभी तक रांची में जो हिंदपीढ़ी तक सीमित दिखाई देता था, कल कांटाटोली में एक मामला मिला, लेकिन आज कई इलाकों में के केसेस सामने आए हैं, जिसमें सदर अस्पताल की नर्स है, जिसमें गुरु नानक देव हॉस्पिटल जो है वहां पर काम करने वाले लोग हैं। इस तरह से और पिस्का मोड़ से जो वहां काम करने वाले जो ड्राइवर एक थे, वो पिस्का मोड़ के रहने वाले हैं। इस तरह से अब रांची के लगभग हर कोने पर एक चुटिया का मामला भी आया है। तो इस तरह से रांची में अब हिंदपीढ़ी से बाहर निकल गया है कोरोना पॉजिटिव और ये एक खतरनाक संकेत है। तो ये रही बात अपने देश की और इसके बाद देख लेते हैं दुनिया में क्या हालत रही। दुनिया में अब तक 182 नए मामले आए हैं और 2,463 लोगों की मौत हो चुकी है आज की तारीख में, जिसमें अमेरिका से अब तक वहां दिन शुरू होता है इस समय, वहां 9,701 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नए मामले आ चुके हैं और 656 लोगों की मौत आज की तारीख में दर्ज की गई है। इस तरह से अमेरिका में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 152 और मरने वालों की संख्या है 54,912। स्पेन में 2870 नए मामले आए और 288 लोगों की हुई। इटली में 2324 नए मामले आए और 260 लोगों की मौत हुई। फ्रांस के आंकड़े 101 नए मामले आए और 7 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में 4,463 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और आज की तारीख में 413 लोगों की मौत हुई है। टर्की में 2,357 नए मामले आए और यहां संख्या 1,10,130 पहुंच गई है। ईरान में 1,153 नए मामले आए और यहां भी अब 90,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि ईरान में जो रिकवर करने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। वो संख्या है 69,949 कोरोना पॉजिटिव मरीज
हो गए हैं। ब्राजील में आज कल तो बहुत ज्यादा था, आज 283 नए मामले आए। तो ये दुनिया की बात रही। अब इसी के साथ हम एक बात कर लेते हैं कि आज बड़ी चर्चा कई जगह पर थी और सरकार की तरफ से भी ये चर्चा रही है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है और हम बहुत तेजी से टेस्टिंग कर रहे हैं। और तो हम आपको बताएं कि अब तक जो टेस्ट भारत में हुए हैं उनकी कुल संख्या 6,25,309 है। 6,25,309। अगर आप जो ज्यादा टेस्ट करने वाले देश हैं उनकी सूची रखें तो उस सूची में सबसे पहले जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं उन्हीं को अगर लें कि सबसे ज्यादा कहाँ हुए हैं, तो सबसे पहले अमेरिका आता है जहां 53,53,358 टेस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद रूस आता है जहां 28,77,699 टेस्ट हो चुके हैं। फिर जर्मनी जहां 20,72,669 टेस्ट हो चुके हैं। और फिर इटली जहां 17,57,659 टेस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद नंबर आता है यूएई का जहां 10,22,326 टेस्ट हो चुके। ये समझिए कि जो इस तरह से अगर सूची बनाई जाए कि जहां सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं उन देशों की सूची बनाई जाए और उसमें देखा जाए कि किस नंबर पर हम आते हैं, तो हमारा नंबर आता है इस तरह से 10वां नंबर आता है देश में। लेकिन ये सही पैमाना नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी 138 करोड़ है और इटली वगैरह की आबादी, जैसे रूस की आबादी 14-15 करोड़ है, इटली की आबादी 6 करोड़ के आसपास है। तो इन देशों में जो टेस्ट हुए हैं तो ज्यादा बेहतर इसे नापने का तरीका ये होगा कहाँ ज्यादा टेस्ट हुए हैं प्रति आबादी, आबादी के हिसाब से। तो अगर प्रति 10 लाख टेस्ट की संख्या देखें तो जो ये ज्यादा टेस्ट करने वाले जो 54 देश अगर हम देखें, 54 देश ऊपर के ले, तो हमारा उसमें प्रति 10 लाख हम 54वें नंबर पर हैं। और ये और एक जानकारी आपको दे दें कि इसमें जो 54 नंबर पर हम हैं और हमसे ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में प्रति 10 लाख आबादी ज्यादा टेस्ट हुए। पाकिस्तान में ये संख्या 654 है और हमारे यहाँ ये संख्या 453 है। अब दुनिया की जगह अगर एशिया को भी देखें कि एशिया में क्या स्थान हमारा रहा है, तो एशिया में जो सूची हमारे पास है 43 देशों की सूची है। उस 43 देशों में हम 35वें नंबर पर आते हैं प्रति 10 लाख आबादी टेस्टिंग के लिहाज से। 35वें नंबर पे आते हैं और हमसे ऊपर जो देश हैं उन देशों में सिर्फ 8 देश, हमसे ऊपर जो देश हैं उनमें फिलीपींस तक है जहां 774 टेस्ट प्रति 10 लाख आबादी हुए, इजिप्ट में 889 टेस्ट प्रति 10 लाख आबादी हुए और पाकिस्तान में 654 टेस्ट प्रति लाख आबादी हुए। और हमसे नीचे देश हैं, सिर्फ 8 देश हमसे नीचे हैं एशिया में, वो कंबोडिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्टे है, लाओस है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है और यमन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में दुनिया को, अगर दुनिया के लिहाज से हमारे देश में टेस्टिंग की स्थिति क्या है। तो ये बात आई। अब दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो बात है, आज 2 भाषण हुए देश में। एक भाषण हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात और दूसरा भाषण हुआ मोहन भागवत जी का जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कही हैं।
अगर उनको उनके शब्दों पर ही लिया जाए, तो उसमें कुछ चीज़ों से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन कोई बात आपत्तिजनक नहीं थी। और सबसे खास बात ये थी, जो मोहन भागवत ने कहा, उन्होंने कहा कि जो इस समय देश में कुछ लोग, कुछ ताकतें वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रही हैं और इस तरह की, जैसे उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा किया, वैमनस्य फैलाने के लिए नहीं, ये कहा कि उसमें एक वर्ग ने अगर गैर जिम्मेदाराना वो दिखाया है, तो उससे पूरे समुदाय को आप दोषी नहीं ठहरा सकते और ना ही ठहराया जाना चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही, जिसे आ, उम्मीद करते थे हम कि मोदी जी वैसी बात शायद अपने उसमें कहेंगे, लेकिन वैसी कोई बात नहीं कही गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो देश के सारे नागरिक, वो किसी धर्म जाति किसी के हों, उन सबकी मदद, जिसको भी मदद की जरूरत है उसको मदद की जानी चाहिए और उसकी मदद स्वयंसेवकों को करनी चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ ताकतें हैं जो इन चीजों का, जब ऐसा कोई हरकत होती है तो इसका फायदा, गलत तरह से चीजों को प्रस्तुत कर इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। स्वयंसेवकों को अपने कह रहे थे वो, और वो ये कह रहे थे कि जो चीजें हम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, सबसे पहले उसे खुद पर ही जब तक आप लागू नहीं करेंगे, तब तक आपके कहने का कोई असर नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और मैं समझता हूं कि अगर मोहन भागवत की बातों को अक्षरशः स्वयंसेवक पालन करें और सरकार में बैठे लोग, जिन लोगों ने उन भाषणों को शेयर किया था, उस लाइव को शेयर किया था, बहुत जिम्मेदार लोगों ने शेयर किया, वो सब लोग अगर अपने कर्मों में, अपने क्रियाकलापों में उनकी कही हुई बातों को ही फॉलो कर लें, तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जो माहौल एक संशय का बना हुआ है, फिलहाल तो वो माहौल कट जाएगा। लेकिन अब समझने या सोचने की बात ये है और देखने की भी बात ये है कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वही बातें क्या उनके फॉलोअर्स उस तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, या मोहन भागवत सिर्फ भाषण कर रहे हैं, लोग उनको शेयर कर रहे हैं और साथ ही, और ये इसमें संशय इसलिए भी थोड़ा आया कि जो उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स का मोहन भागवत की बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसमें आ रहा था कि जय श्री राम, उसमें आ रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, उसमें आ रहा था हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सब कमेंट्स आ रहे थे नीचे। तो ये एक स्थिति है जिस पर हमें लगता है कि इनको, जैसे मोहन भागवत जी ने जो बात कही, इन बातों पर इंगेज करना चाहिए। जो भी लोग उससे सहमत हैं, असहमत हैं, दूसरी तरफ की बातें कर रहे हैं, वो एंगेजमेंट शुरू हो, एक प्रक्रिया शुरू हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही एक तरीका होता है। और हम दरअसल क्या करते हैं, हम जिसे सही मानते हैं या हम जिसके समर्थक हैं, हम आंख बंद करके उसकी बातों को फॉलो करते हैं, उसकी गलत बातों को भी सही कहते हैं, उनको डिफेंड करते हैं गलत बातों को। और जिससे हमारी असहमति है, उसको हम आंख बंद करके उसका विरोध करते हैं, दिमाग बंद करके विरोध करते हैं और वो जो सही बातें या जो स्पेस देने की स्पेस बन रहा होता है, उसको भी नहीं देखते हैं और उसकी सही बातों का भी हम विरोध बिल्कुल पूरी तरह से अंध विरोध करते हैं। और सारी दिक्कतें जो खड़ी हुई हैं, वो दिक्कतें यहीं से खड़ी हुई हैं।
मोटे तौर पर देखिए, आप बारीक चीजों में जाएंगे, वो इतिहास की बातें हैं, वो समाजशास्त्र की बातें हैं, लेकिन वो बारीक चीजों में जाने से पहले आम आदमी मोटे तौर पर चीजों को समझता है। तो मोटे तौर पर सिंपल ये है कि जब डायलॉग आपस में हो, वो स्पेस, और डेमोक्रेसी डायलॉग की जगह है। डेमोक्रेसी में बिना संवाद डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो वो संवाद की एक स्थिति बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर जिन चीजों पर आपत्ति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिन चीजों पर सहमति नहीं बनती है, जिन पर आपत्ति है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं और उनको अपने निजी बातचीत में सही भी मानते हैं। तो उन आपत्ति वाले बिंदुओं पर अगर खुल करके इंगेजमेंट हो, बहस हो, उसमें ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ना हो, तो शायद एक बेहतर डेमोक्रेटिक रास्ता हमारा स्टेट, हमारा देश निकाल सकेगा, हमारा समाज निकाल सकेगा। और इस तरह से कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, इनकी जो बातें कहेंगे इसको हमें विरोध ही करना है। यही हुआ है अपने देश में, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही नहीं, कांग्रेस का अंध विरोध, भाजपा का अंध विरोध, समाजवादी पार्टियों का अंध विरोध, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादियों का। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रही हैं, और इन सबके चलते ये जो प्रवृत्तियां रही हैं, इन प्रवृत्तियों के चलते आज हमारा देश, हमारा राष्ट्र इस मकाम पे खड़ा है जहां आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक दिखाई देने लगा है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे एक एक सवाल मेरे दिमाग में आता है जो मैं यहां शेयर करना जरूरी समझता हूं, और उसके बाद ये बात मैं खत्म करता हूं। वो ये है कि इस भूभाग पर रहने वाले लोग, इस देश में रहने वाले लोग, मतलब हिमालय के इस तरफ, इंडस रिवर के इस तरफ रहने वाले लोग, जो भी हम सब लोग, सब धर्म जाति, जो भी लोग हैं, सारे लोग, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग, मैं उस थ्योरी को नहीं मानता हूं कि आर्य बाहर से आए, और इस तरह की चीजें भी, कई रिसर्च भी इस तरह की हैं जिस पे अभी डिस्प्यूट है कि बाहर से आए या नहीं आए। लेकिन जब यहां हजारों साल से जो लोग रह रहे हैं, वो हजारों साल की जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो गौरव है, जो अपमान है, वो सब हमारे हैं, और इसे हर व्यक्ति को मानना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग इनको मानने से इनकार, कोई मानने से इनकार कर देता है, नहीं हमारे तो जो सिद्धार्थ या गौतम या गौतम बुद्ध, ये हमारे पूर्वज नहीं थे। तो अगर ये मानेंगे ये हमारे पूर्वज नहीं थे, तो दिक्कत यहीं खड़ी होती है कि अशोक हमारे पूर्वज नहीं थे, चंद्रगुप्त हमारे पूर्वज नहीं थे, महाभारत जो है वो हमारे, भले आप उसे साहित्य माने, मैं कह रहा हूं आप उसे, इतिहास तो है भी नहीं, मान लीजिए आप उसे साहित्य माने, तो वो साहित्यिक कृति जो भी है, इतनी विशाल, इतनी महान और इतना फिलोसफिकल, वो यहां हम लोगों की ही थाती है ना, वो यहां रहने वाले लोगों की। अगर रामचरितमानस या रामायण, राम कथा अगर है, तो राम कथा इस धरती पर रहने वाले लोगों की ही थाती है ना, उन्हीं का इतिहास है, या इतिहास ना कहें, उन्हीं की साहित्य भी मान लें उससे, सिर्फ कि भाई वाल्मीकि ने एक संस्कृत में महाकाव्य रचा, तो उस महाकाव्य को ओन तो करेंगे ना हम लोग, कालिदास को ओन करेंगे ना कि कालिदास हमारे लेखक थे, हमारे कवि थे, वाल्मीकि हमारे कवि थे, तुलसीदास हमारे कवि थे, कबीरदास हमारे कवि थे, रसखान हमारे कवि थे, चंद बरदाई हमारे कवि थे। तो जो भी ऐसे लोग हैं,
मलिक मोहम्मद जायसी हमारे कवि थे, मीर हमारे कवि थे, गालिब हमारे कवि थे। इन सब चीजों को एक साथ मानना पड़ेगा। अगर हम इसमें गालिब तो हमारे कवि थे, मीर तो हमारे कवि थे, लेकिन कालिदास नहीं थे, ये चीजें नहीं हो सकती और ये एक दिक्कत है। और इस तरह की चीजें जो हैं वही इस जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है इसको खाद पानी देती हैं। तो भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे यहां के क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में दिक्कत उतनी नहीं आती। क्यों नहीं आती है, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोहन भागवत ने जो आज बातें कही, मैं मोहन भागवत का समर्थक नहीं हूं, मैं आरएसएस की जो मूल चीजें हैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन आरएसएस जो बातें कह रहा है, और आज आरएसएस सबसे ज्यादा अगर इस देश में जमीन के स्तर पर कोई संगठन काम कर रहा है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से, तो वो आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन है। इस बात से जो लोग इनकार करते हैं वो लोग फिर चीजों को समझ पाना और उसका रास्ता निकाल पाना उनके बस का नहीं है। इस हकीकत को समझना पड़ेगा। और ये स्थिति बनी क्यों, क्यों दूसरे लोगों ने जो 60s में इवन 70s तक कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन बहुत सारे काम करते रहते थे, वो कहां चले गए? क्या हुआ ऐसा, क्या बदलाव ऐसा आया? और आज आप देखिए, आदिवासियों से लेकर के और व्यापारियों तक कहीं भी कौन काम कर रहा है? आप उस काम से असहमत हो सकते हैं, वो काम आप मान सकते हैं कि वो अच्छा काम नहीं है, उस तरह का भारत हमें नहीं चाहिए, जिस तरह की सोच है वो विचारधारा है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूरे कमिटमेंट के साथ इस देश में सबसे व्यापक स्तर पर काम करने वाले लोग कौन से हैं, और उनको इंगेज नहीं करेंगे। उनको इंगेज करना पड़ेगा और तभी रास्ता निकलेगा। तो मेरी बात यही, और मैं फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने को हिंदुत्ववादी मानते हैं, हिंदुत्व, हिंदू नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदू तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुत्ववादी अपने को नहीं मानते हैं, आज भी उस राजनीति का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं, मोहन भागवत उनके लिए सबसे आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति हैं। तो मेरी सलाह इतनी जरूर उन लोगों को होगी कि वो लोग मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है उसको शब्दशः अक्षरशः अपने आचरण में उतार लें, तो तमाम सारी दिक्कतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और उसके बाद रास्ता भी बनेगा। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से की। उन्होंने साधुओं की बात भी की, जो महाराष्ट्र में जो लोग दो साधु मारे गए, जिनकी लिंचिंग हो गई, उस पर भी बात, और ये बात सही उन्होंने कही कि भाई वो लोग जो थे, जो साधु हैं, जो थे वो किसी का बुरा नहीं कर रहे थे, किसी का कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, समाज में जो भी काम कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, जो साधु संत होते हैं, फकीर होते हैं, पीर औलिया होते हैं, सब अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन इस समाज में लोगों ने उनको मार डाला, तो ये खराब बात है। इस खराब बात को खराब बात कहा जाना चाहिए और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उसको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इससे तो किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर उसमें अब जो निकल के आया, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आरोपियों में निकल के आए, अब सारा किस्सा खत्म, बंद हो गया, अब कोई मांग कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल,
खुर्शीद खान, वेरी नाइस न्यूज, थैंक यू सर। अभी मीडिया में टीआरपी का खेल है। टीआरपी का खेल इसीलिए है कि उनको विज्ञापन चाहिए होता है। अब मैं अगले हिस्से में आ रहा हूं और इस हिस्से में जो ओपन बातचीत थी, हालांकि ओपन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रफीक अंसारी जी ने मेरे पास एक वो जानकारी मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूं और वाकई वो जिस एंगल से उन्होंने चीजों को देखा है वो एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उसे मैं यहाँ रखना चाह रहा हूं। तो और मैं आप लोगों से भी ये चाहूंगा कि सब लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट करें तो एक बहुत ही वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म हम लोग खड़ा कर देंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें एक तरफा बात हो। मैं चाहता हूं इसमें हम लोग डायलॉग करें, संवाद करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ना कि एक तरफा कम्युनिकेशन हो। ये इस बात पर इन्होंने अपनी टिप्पणी भेजी है, वो बात है कि सरकार ने रमजान से ठीक पहले जो सभी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है उस पर है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अभी वो हालात नहीं बने हैं कि सभी दुकानें खोल दी जाएं। लेकिन साथ में ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि सरकार पर ये दबाव है कि वो इकोनॉमी को या लॉकडाउन को ढीला करना शुरू करे। लेकिन जिस तरह से शुरू किया और जिस समय शुरू किया है, इसको लेकर के जो सवाल उठाया गया है वो सवाल जायज है। तो सरकार ने आज यानी रमजान से सभी दुकानों को सशर्त खोलने की इजाजत दे दी है। मल्टी मॉल व मल्टी ब्रांड रिटेल को इससे वंचित रखा गया है। पहले रमजान का मतलब आप समझ गए होंगे। गौरतलब है कि रमजान एक ऐसा महीना है जिस महीने में अमीर मुसलमान दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं और ज़कात भी निकालते हैं, जिसकी वजह से गरीब भी खरीदारी कर पाते हैं। यानी अगर देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं तो ईद की खरीदारी वो जरूर करेंगे। अब एक नजर बाजार पर डालिए, अधिकतर स्थानों पर कपड़े से लेकर जूते की दुकानें किन लोगों की हैं? लगभग सभी ब्रांड्स के मालिक एक वर्ग प्रमुख के लोग ही होते हैं। सभी ब्रांड, चाहे वो जूते की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे वो जो भी दुकानें हो। मेरे कई मित्र जो इस वर्ग से आते हैं बताते हैं कि रमजान में पूरे साल भर की कमाई हो जाती है, क्योंकि इस त्योहार में मुसलमान हर हाल में खरीदारी करते ही करते हैं, चाहे उधार क्यों न लेना पड़े। अब आप सारा गेम समझ गए होंगे कि सरकार ने पहले रमजान से दुकानों को खोलने की इजाजत क्यों दी है। इससे आप सरकार का स्वागत योग्य कदम न समझें, बल्कि सरकार ने मोटा चंदा देने वाले अपने आसामियों को खुश किया है। ऐसा करके एक बार फिर सरकार ने अपने आसामियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के चक्कर में कोरोना जैसी महामारी में आम जन के जान को जोखिम में डाल दिया है। सभी दुकानों को खोलने की इजाजत से क्या सरकार यह कह रही है कि अब हमारे देश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है? क्या सरकार यह कह रही है कि आप शॉपिंग दिल खोलकर कीजिए क्योंकि कोरोना महामारी नहीं रही? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह क्यों नहीं माना जाए कि सरकार ने एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो हिंदू समाज कल तक मियाओं को अपने मोहल्ले में आने नहीं दे रहा था, अब अपनी दुकानों के बाहर ईद मुबारक का बड़ा बड़ा बैनर लगाकर मियाओं का स्वागत करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, जबकि यही सबसे बेहतरीन समय है इस नस्ली मीडिया और तंत्र को सबक सिखाने का। मुसलमानों को सरकार से सामूहिक रूप से गुहार लगाना चाहिए, एक महीने तक राशन व मेडिकल के अलावा कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अगर सरकार यह नहीं मानती है तो सभी मुसलमानों को इस पर सामूहिक ऐलान कर देना चाहिए कि इस बार ईद पर नए कपड़े, जूते, चप्पल के बिना ही मनाएंगे। अगर मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए, यदि एक भी दुकानदार को कोरोना हुआ तो मरकज प्रकरण की तरह आप पर फिर से ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और इसके लिए दुकानों में कुर्ता पैजामा से लेकर जूते चप्पल खरीदते हुए हम आपकी भीड़ का वीडियो दिखाया जाएगा। वीडियो अभी भी दिखाए जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि आखिरी के दिनों में सामान खरीदने की भीड़ होती ही होती है और मियाँ जी को घेरने के लिए इस भीड़ का बतंगड़ मीडिया वाले बनाएंगे। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से लोगों का ऐसा आर्थिक नुकसान हुआ है जिससे उबरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। 6 महीने आप कम बता रहे हैं। इसलिए इस बात से खुश न होकर कि दुकानें खुलेंगी, मुसलमानों को इस बार ईद शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि शॉपिंग से बचे पैसे को अगले 6 महीने स्कूल, राशन, मेडिकल आदि पर
खर्च करने के लिए बचा लिया जाए। कुल मिलाकर इसका जो है, जो दुकानें खोलने का फैसला, याद है कि हमारे सीनियर मित्र हैं और जब हम पढ़ते थे तब से उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। रफ़ीक अंसारी साहब, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, आपने बहुत अच्छी, मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने कंट्रीब्यूट किया है उस तरह से अगर हमारी अनब्रेकिंग कम्युनिटी के लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें तो फिर एक और अलग तरह की चीज खड़ी हो जाएगी और उसकी जरूरत है, समाज में, देश में उसकी जरूरत है। आर्ट एंड लाइफ, शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखना। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। राजू सैफी, गुड नाइट सर, गुड नाइट। मंजर आलम, नाइस चैनल, थैंक यू। और नाइस आपने कहा है, बड़ी अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विकास रुनवाल, थैंक यू साहब, विकास जी और मंजर आलम साहब, राजू सैफी साहब, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को, इसके वीडियोज को शेयर कीजिए, इसके चैनल को अपने मित्रों और परिचितों तक इस चैनल को पहुंचाइए और उनसे इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तो एक कम्युनिटी बड़ी हो, और जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी ही यहाँ पर हो रही बातों का इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं बात खत्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो भी कोरोना से बचने के लिए जो भी एहतियात और दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बताए गए हैं या समय समय पर बताए जाते हैं, उनका पूरी तरह से पालन कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।